यूं दूसरों की शोहरतें देखकर निराश न हुआ करो। एक दिन अपनी किस्मत का सूरज भी निकलेगा। एक दिन जन्नत अपने कदमों में भी होगी। एक दिन दुनिया में अपना 20 सिक्का उछलेगा और उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु व अधातु। और इस चैप्टर का आधा पार्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जिसमें हम इन 3 बड़े टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक्स है धातुओं और अधातुओं का आशय, दूसरा धातुओं और अधातुओं की प्राप्ति, और तीसरा धातुओं और अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इन 3 टॉपिक्स को आज के हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, और बाकी के जो 4 टॉपिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को भी देखना न भूलें। तो एक एक टॉपिक को हम फटाफट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं का अर्थ। तो शुरू करते हैं कि पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभक्त किया गया है। इन तत्वों की संख्या बहुत अधिक है। तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। लेवोइजर नामक विज्ञानी ने तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त या वर्गीकृत किया है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि जो पदार्थ है उसको सबसे पहले 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। लेकिन इन तत्वों की संख्या, जो तत्व है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको अध्ययन की सुविधा के लिए एक वैज्ञानिक है लेवोइजर। तो उन वैज्ञानिक ने इन्हें 2 भागों में और वर्गीकृत किया है। किसको? तत्वों को, यानी पहले पदार्थ है, पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभक्त किया गया है। उसके बाद तत्वों को भी लेवोइजर ने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे हमारे धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो किसने वर्गीकृत किया है? तो लेवोइजर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु व अधातु में वर्गीकृत किया है। तो एक बार हम देखें कि धातुओं के गुण अधातुओं से भिन्न होते हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। कि हालांकि जो धातु और अधातु है उनके गुण बिल्कुल विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों के गुण भी दर्शाते हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। धातुओं के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सोना, जिसका प्रतीक होता है Au, चांदी जिसका प्रतीक होता है Ag, लोहे का प्रतीक होता है Fe, तांबा का प्रतीक होता है Cu, एल्यूमिनियम का Al। इसी प्रकार अधातु, जिनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? जैसे कार्बन, जिनका प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक O, नाइट्रोजन का प्रतीक N, ब्रोमीन का प्रतीक Br, आयोडीन का प्रतीक I, सल्फर का S, फॉस्फोरस का P होते हैं। उसके बाद उपधातुओं के एग्जाम्पल्स ये हमें याद रखने कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। उसके बाद धातुओं और अधातुओं की प्राप्ति, सेकंड टॉपिक में हम आ जाते हैं कि इनकी प्राप्ति कैसे हुई, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है। कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं और उनके यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। वह खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क से धातु कई प्रकार की प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त होती है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। तो इस पैराग्राफ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है। ये बातें हमें जनरली पहले से पता है कि जैसे जिन पदार्थों से हमें धातुएं प्राप्त होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं, और
जिन खनिजों से हमें धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है और लाभदायक धातु प्राप्त होती है उन खनिजों को हम अयस्क बोलते हैं। और अयस्क या खनिजों से जो धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम धातु कर्म बोलते हैं। हमें सभी को याद रह जाएगा कि जिन पदार्थों से हमें धातु प्राप्त होती है उन्हें खनिज बोलते हैं। यदि वे खनिज उन खनिजों से धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है और धातु अगर लाभदायक है तो उन्हें हम अयस्क बोलेंगे उन खनिजों को। और अयस्कों से या खनिजों से धातु प्राप्ति की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। उसके बाद देखो हमने देखा था कि निम्न चरणों में जो धातु प्राप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उनमें पहला चरण हो जाएगा अयस्क का सांद्रण। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि अयस्क का सांद्रण किया जाता है। यह प्रथम प्रक्रिया है, इसमें अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और अयस्क सांद्रित हो जाता है। यानी इसमें जो धातु है उसकी जो बाहरी अशुद्धियाँ हमें दिख रही है, मिट्टी कंकड़ पत्थर, उनको अलग किया जाता है। दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी कि जो सांद्रित अयस्क है उसका धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तो देखिए कि सांद्रित जो अयस्क है यानी कि जो साफ हो चुका है अयस्क को उसकी प्रकृति के अनुसार वायु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो प्रोसेस होती है धातु प्राप्त करने की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। तो इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हमने क्या किया, पहली प्रोसेस में जो अयस्क है उसकी बाहरी अशुद्धियों को हटाया, दूसरी प्रोसेस में उसका प्रकृति के अनुसार ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उसे गर्म किया, और तीसरी बार हम क्या करेंगे कि धातु को ज़्यादातर हम प्राप्त कर लेंगे। यानी जो धातु का ऑक्साइड है उससे हम धातु प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से चौथी प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी धातु शोधन की। अयस्कों से प्राप्त धातु में अशुद्धियाँ होती है, इस प्रक्रिया में धातु को शुद्ध किया जाता है। अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन फॉस्फोरस और सिलिकॉन संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि धातु का लगभग निष्कर्षण हो चुका, प्राप्त हो चुका, उसके बाद भी उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम और ज़्यादा शुद्ध करते हैं, जिसे धातु शोधन कहते हैं। इस प्रकार से इन 4 चरणों में धातु प्राप्ति की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। उसके बाद धातुओं और अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के सामान्य भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो देखिए भौतिक अवस्था, सबसे पहले भौतिक गुणों में भौतिक अवस्था देखी जाती है कि सामान्यतः पर अधिकांश धातुएं ठोस होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है या द्रव अवस्था में होती है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर में किया जाता है। कुछ और धातुएं भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो भौतिक अवस्था में हमें याद रखना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि सारी धातुएं तो ठोस अवस्था में पाई जाती है लेकिन एक पारा ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो भौतिक गुण होता है वो होता है रंग। रंग कैसा होता है, तो अधिकतर धातुएं अधिकतर रू पहली या दूसर ग्रे रंग की होती है। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम जैसी धातुएं इसके अपवाद है, इनके रंग अलग होते हैं जिनसे आप परिचित हैं। यानी लगभग सभी धातुएं तो रू पहली या दूसरे रंग की होती है, लेकिन सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम ये धातुएं है ये अपना खुद का रंग रखती है, ये इसमें अपवाद होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर का जो भौतिक गुण हो जाएगा वो हो जाएगा चमक, कि धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, कि चांदी, सोना सबसे ज़्यादा चमकदार होते हैं। अच्छा, फिर देखिए चांदी एक बहुत अच्छा परावर्तक है। यह अपने पर पड़ने वाले 90%
प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसका उपयोग दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश में किया जाता है। हमें याद रखना है कि धातुओं में विशेष चमक होती है। सबसे ज़्यादा चमक चांदी और सोने में होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो चांदी है वो अपने ऊपर पड़ने वाले 90% प्रकाश को वापस ट्रांसप्लांट या वापस परावर्तित कर देती है। उसके बाद चौथा जो भौतिक गुण है वो हो जाएगा कठोरता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अधिकतर धातुएं कठोर होती है, जिन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता। सब धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, हमें याद रखना है कि जो सभी धातुएं हैं वो कठोर होती है, कुछ अपवादों को छोड़ के। तो एक बार जो नीचे एक ब्रैकेट है कि क्या आप जानते हैं, इसको हमें ध्यान से देखना है कि जिस प्रकार मोम को आसानी से काटा जा सकता है उसी प्रकार सोडियम धातु के भी चाकू से टुकड़े किए जा सकते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि सोडियम धातु मुलायम होती है। क्वेश्चन पूछ ले कि सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु। उसके बाद नेक्स्ट जो गुण हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनिकता। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो आप सभी को पता होता है कि जब धातुएं टकराती है या धातु पर किसी चीज़ से प्रहार किया जाता है तब विशेष धात्विक ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। तो इस पेज से हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहली तो कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है, जो प्रकाश की यानी सबसे ज़्यादा चमक किसमें होती है, तो वो चांदी में होती है। उसके बाद मुलायम धातु कौन सी होती है, तो वो होती है सोडियम। उसके बाद घनत्व कि सामान्यतः सभी धातुएं पानी में डालने पर डूब जाती है, अर्थात पानी से भारी होती है, क्योंकि इनका घनत्व ज़्यादा होता है। कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम आदि। आप सभी को पता है कि जो भी पदार्थ पानी से भारी होता है वो पानी में डूबता है, जो पानी से हल्का होता है वो पानी में तैरता है। ये सब घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जिस पदार्थ का घनत्व पानी से ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा, जिसका पानी से कम होगा वो पानी में तैरने लगेगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लगभग सभी धातुओं का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से कम होने के कारण ये पानी में तैरती है। नेक्स्ट जो भौतिक गुण है वो है गलनांक कि जिस ताप पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। चूँकि अधिकतर धातुएं कठोर होती है इसलिए शीघ्रता से नहीं पिघलती और उनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन गैलियम धातु इसका अपवाद है। जहाँ धातु उच्च ताप पर भी नहीं पिघलती वहाँ गैलियम धातु हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। सभी को पता होना चाहिए कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। तो सभी धातुएं हैं, लगभग सभी धातुएं हैं वो बहुत ज़्यादा ताप लेती है ठोस से द्रव अवस्था में बदलने में, सिर्फ गैलियम को छोड़कर, क्योंकि गैलियम हथेली के ऊपर रखते ही क्या होता है, ठोस से द्रव में बदल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा उष्मीय चालकता कि उष्मीय चालकता को समझने के लिए छोड़ो कि एक बात हमें इसमें याद रखनी है जो नीचे ब्रैकेट में है कि चांदी उष्मा की सर्वोत्तम चालक तथा सीसा या लेड सबसे कम चालक होता है। याद रखना है कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु हो तो चांदी है, सबसे कम चालक कौन सी धातु हो तो वो है सीसा या लेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट विद्युत चालकता कि विद्युत चालकता से आप भली भांति परिचित है। जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। यही कारण है कि घर कारखानों आदि में बिजली की फिटिंग के लिए तार तांबे तथा एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। कादर में भी उत्तम विद्युतीय संपर्क हेतु सोने और चांदी का प्रयोग किया जाता है। कि हमें पता है कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, गुजरने देता है, उसे विद्युत का सुचालक माना जाता है।
इसीलिए लगभग सभी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है, और सबसे अच्छी सुचालक कौन होती है विद्युत की, तो वो होती है चांदी। नेक्स्ट है तन्यता, कि धातुओं का यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पदार्थ का वह गुण जिसमें उसे धातु या जिसे धातु की हम बात कर रहे हैं कि खींचने पर वह तार में बदल जाता है, तन्यता कहलाता है। तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा सोने में होता है। इसके पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में यह गुण नहीं पाया जाता। आपको पता होना चाहिए, यदि किसी पदार्थ को खींचकर तारों में बदला जाए और अगर वो ना टूटे तो उसमें तन्यता का गुण माना जाता है। तन्यता का सबसे ज़्यादा गुण जो है वो सोने धातु में माना जाता है। सोना जो एक धातु है उसमें क्या माना जाता है, तन्यता का सबसे ज़्यादा गुण। और सबसे कम वो होता है सोडियम, पोटेशियम और फिर कैल्शियम। फिर नेक्स्ट लक्षण है आघात वर्धनीयता का, कि आघात वर्धनीयता का अर्थ है आघात, पीटना एवं वर्धन यानी बढ़ना, अर्थात पीटने पर फैलना या बढ़ना। हमें पता होना चाहिए कि सभी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उसके बाद देखो अधातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले देखिए कि उपयुक्त वर्णित अधिकांश गुण धातुओं में पाए जाते हैं। जिन तत्वों में ये गुण नहीं पाए जाते वे अधातु कहलाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आदि। अधातुओं में सामान्यतः निम्नलिखित भौतिक गुण पाए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, भौतिक अवस्था, कि सामान्यतः पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकती है। यानी कि भौतिक अवस्था में जो धातुएं हैं वो तीनों अवस्था में पाई जा सकती है, अधातुएं जैसे ठोस का एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। द्रव का हो जाएगा ब्रोमीन। याद रखना है हमें कि द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो ब्रोमीन। गैस अधातु का उदाहरण क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में जो अधातु पाई जाती है हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो लक्षण है वो हो भौतिक गुणों में रंग। तो अधातु की हम बात कर रहे हैं कि ये कई रंगों की होती है, जैसे सल्फर पीला, क्लोरीन गैस हरी पीली, फास्फोरस लाल सफ़ेद, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रंगहीन होती है। उसके बाद हम घनत्व की बात करें, थर्ड नंबर पे है चमक, कि अधातु में चमक नहीं होती। हीरा जो कार्बन का प्रूफ है, और आयोडीन इसके अपवाद है। यह सामान्यतः प्रकाश को अच्छी तरीके से परावर्तित नहीं करते हैं, यानी ये प्रकाश जो है उसको सोख लेते हैं। तो हम बात करें कि अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती, लेकिन जो हीरा और जो आयोडीन अधातुएं हैं ये प्रकाश के अच्छे चमकदार होते हैं। उसके बाद कठोरता, कि अधातुएं कम कठोर होती है, जैसे सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। इसका अपवाद हीरा है जो कार्बन का प्रूफ है। यह सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यह कांच को भी काट देता है। यानी वैसे तो सभी अधातुएं कठोर नहीं होती, मुलायम होती है ऐसा माना जाता, लेकिन जो हीरा है उसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट है ध्वनिकता, तो ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अगला हो जाएगा घनत्व, तो अधातु का घनत्व कम होता है, यानी ये पानी के ऊपर ज़्यादातर तैरेगी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों।